गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। नमस्ते गुरु जी और सारी संगत को जय गुरु जी। थैंक यू कुणाल अंकल, विक्रम अंकल और पूरी मंदिर मैनेजमेंट जिन्होंने आज ये सौभाग्य दिया कि मैं गुरु जी के जो किए हुए इतनी ब्लेसिंग्स हैं उनको आप सबके साथ शेयर कर सकूं। थैंक यू आप सबका और गुरु जी का कोटि कोटि धन्यवाद। It was 2005, end of 2005, जब फर्स्ट टाइम गुरु जी के दर्शन हुए हमें। मैं किसी के पास किसी काम से गई थी और वहां पर जाके देखा कि उनका एक्सीडेंट हुआ और उन्होंने हमें गुरु जी के बारे में बताया। गुरु जी का स्वरूप देखा तो देखती रह गई। और जबकि मैं उस फैमिली से बिलोंग करती हूँ जो नॉन बिलीवर इन गुरुज, लेकिन गुरु जी का बुलावा था उस दिन। मैंने बोला मुझे यहाँ जाना है, थर्सडे का दिन था वो। मैं कहा मुझे जाना है यहाँ पर, आप लेके चलेंगे? कहते एक्सीडेंट हुआ है, मैं नहीं जा सकता, मैं नहीं ड्राइव कर सकता। मैंने कहा वो कोई इशू नहीं है। मैंने उसी टाइम अपने अंकल को फोन किया। मैंने कहा आप जल्दी से यहाँ पर पहुंचो, मत पूछना कहाँ क्यों, बस हमें जाना है। ये शब्द मेरे मुंह से निकले और ये 4 बजे जब मैं उन अंकल से मिल रही थी और उसके बाद में 6 बजे वी वर ऑन द वे टू एम्पायर स्टेट। तो इतना शुक्राना कि एक भी दिन गुरु जी के बारे में जानने के बाद मेरा वेस्ट नहीं हुआ। और उसके बाद में हम वहां पर गुरु जी के चरणों में पहुंचे। जब गुरु जी को वहां पर प्रणाम किया, उन अंकल ने बोला, क्योंकि उनका भी 3rd टाइम था वो मंदिर जाने का, तो उन्होंने बोला जैसे जैसे मैं करूंगा आप वैसे वैसे करना। ठीक है। जब वहां पहुंची तो शब्द चल रहा था, श्वासादी माला नाल सिमरा में तेरा नाम। और वो शब्द सुनते सुनते कब मेरे ऐसे आंसू गिरने लगे और कब मैं खो गई मुझे नहीं मालूम। क्यों मैं रोती जा रही थी मुझे नहीं मालूम, क्यों मेरे आंखों से रुक ही नहीं रहे थे आंसू। उसके बाद जब गुरु जी को देखा तो देखती रह गई। उनकी वो आभा, वो नूरानी चेहरा, बस इट वॉज फॉलिंग इन लव विद गुरु जी। उसके बाद में मैंने बोला, मैंने कहा मुझे गुरु जी के बारे में और जानना है। तब उन्होंने मेरे को ओल्गा आंटी से मिलवाया। उन्होंने बोला यही मुझे गुरु जी के पास लेकर आए थे, आप इनसे पूछो। और जो जिस तरीके से उन्होंने मेरे को नरेट किया गुरु जी के बारे में, इट वॉज टोटली, मुझे नहीं मालूम कि मेरा उस वक्त सरेंडर हुआ कि कब हुआ, मुझे नहीं मालूम, लेकिन बस उसी टाइम कनेक्शन बन गया गुरु जी के साथ में। उसके बाद में मैं गुरु जी से यही, मैंने गुरु जी ने नाम पूछा क्या करते हो, मैं और मेरे अंकल थे। उसके बाद में मुझे पता भी नहीं था कि इतना ज्यादा। मैंने गुरु जी को यही बोला, मैंने कहा बस गुरु जी इनको आशीर्वाद दो, क्योंकि उस टाइम हम लोग बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स में से, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स में से निकल रहे थे। तो गुरु जी ने बोला दे देता, ये 2 बार बोला गुरु जी ने, इतना ऊंचा। और मुझे ये भी नहीं मालूम था कि इसका कितना बड़ा सिग्निफिकेंस है तब, क्योंकि फर्स्ट टाइम था। और वो करके, और मैं गुरुजी से बस यही मांग कर आई कि गुरुजी, क्योंकि हमारा घर एम्पायर स्टेट से काफी दूर, तो गाड़ी लेके आना, पेट्रोल इतना लगना। तो मैं कहा बस गुरुजी इतना बख्श देना कि आपके पास आने के लिए सोच ना पड़े। ये मैंने मांगा गुरुजी से उस वक्त। और उसके बाद में, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि कई बार जब हम पेट्रोल पंप पर जाते हैं तो वो लोग वाउचर भरवाते हैं कि ये भर दीजिए तो गिफ्ट निकलेगा, ये होगा। तो ऐसे ही मेरे बेटे ने भरा और उसके थोड़े दिनों बाद हमें कॉल आया कि आपका फ्री पेट्रोल निकला है। मैंने कहा नहीं, वो महिंद्रा क्लब वाले झूठ बोल रहे होंगे, वो फंसाने के लिए ऐसा बोल रहे होंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। कभी मिलता है क्या कभी फ्री पेट्रोल? कभी नहीं मिलता। मैं कहा वहां जाने तक की भी पेट्रोल वेस्ट हो जाएगा। तो लेकिन उनका फिर से फोन आया, तो आपका 25 लीटर पेट्रोल निकला है फ्री। उसके बाद में मेरे हस्बैंड बहुत इंकरेजिंग रहते हैं बच्चों के लिए। उन्होंने बोला नहीं बेटा चलते हैं, हम चलते हैं, देख कर आते हैं क्या है। वहां पर गए और वहां से उन्होंने मुझे फोन किया कि जितना सुना था उससे भी 3 गुना ज्यादा, 75 लीटर। तो गुरुजी ने मेरा कितनी बार का पेट्रोल फ्री कर दिया, मेरा आना जाना। जो मैं बोला था कि गुरुजी सोच ना पड़े आपके पास आने को। तो गुरुजी कैसे दिल की बात जानते हैं, बोल ही नहीं सकते। उसके बाद में गुरुजी की ब्लेसिंग्स हम पर चलती रही।
और एक बार हर हफ्ते हम जाते थे। एक बार एक हफ्ता ऐसा हुआ कि हम नहीं जा पाए, कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आ गई कि नहीं जा पाए। और वो पूरा हफ्ता मैं वो चारों दिन, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे, मेरा शाम को 6 बजे रोना शुरू हो जाता था कि गुरुजी बुला लो, गुरुजी बुला लो, किसी तरीके से बुला लो। वो चार कि अब वहां पर ये हो रहा होगा, अब लंगर प्रसाद हो रहा होगा, अभी चाय प्रसाद हो रहा होगा, अब ये हो रहा होगा। और मैं वो पूरा हफ्ता में रोती रही। एट लास्ट गुरुजी ने मुझे दर्शन दिए और दर्शन में ही वॉज वेयरिंग मरून टी शर्ट एंड क्रीम ट्राउजर्स। उसके बाद ये एम्पायर स्टेट में किचन के गेट के बाहर वहां पर गुरुजी वहां पर थे, गुरुजी चेस्टर पर, और वहां पर उन्होंने मुझे दर्शन दिए। और जब मैं नेक्स्ट टाइम गई गुरुजी के पास तो गुरुजी ने वही मरून टी शर्ट और क्रीम ट्राउजर्स पहने हुए थे। देख के मैं हक्की बक्की कि गुरुजी इन्हीं कपड़ों में आपने मुझे दर्शन दिए थे। और मेरे से पूछा था कि तू आई क्यों नहीं पिछले हफ्ते। तो मैंने तब यही जवाब दिया कि गुरुजी आप सब जानते हो मैं क्यों नहीं आ पाई। और जब मैं वहां पर पहुंची, और हम कमले लोग हैं ना, पगले लोग, हमें क्या मालूम कि गुरुजी तो सब जानते हैं। मैं उनको बताने की कोशिश कर रही थी और रोती जा रही थी कि गुरुजी इन्हीं कपड़ों में आ रहे, इसी जगह आपने मुझे दर्शन दिए थे। तो कितना सुंदर वो मोमेंट था। और गुरुजी इतना ब्लश करते और स्माइल करते हुए दूसरी तरफ फेस कर लिया। उसके बाद और जब मैं आई थी गुरुजी के पास में, तब मेरा जो राइट हैंड था वो फ्रोजन था, उसमें बिल्कुल मूवमेंट नहीं रह गई थी। और मैं जब डॉक्टर को दिखाया तो उसने बोला कि आपका तो ये ऑपरेट करना पड़ेगा, ये किसी भी कीमत पर फिजियोथेरेपी से नहीं ठीक होगा। तो तब इतनी प्रॉब्लम्स और थी, तो मेरे को ये था कि नहीं, मेरी पहले वो प्रॉब्लम्स ज्यादा, बच्चे जो है वो मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है उनका, क्योंकि उस टाइम वो बड़े हो रहे थे, मेजर क्लासेस आ रही थी उनकी, तो ये मैं अपना टाले जा रही थी। लेकिन एक शब्द चलता है ना, बिन बोलिया सब कुछ जानदा, किस आगे कीजिए अरदास। कब वो मेरा 1.5-2 महीने में ठीक हो गया गुरुजी के पास आने के बाद, बगैर किसी भी चीज के। मैं जान ही नहीं पाई। और उसके बाद जब मैंने रियलाइज किया तो आई वॉज अमेज्ड। और आज तक देख लीजिए इतने साल हो गए हैं, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आई, क्योंकि जो गुरुजी जब ठीक करते हैं तो उसमें कभी कभी कोई भी दोबारा वो प्रॉब्लम आती नहीं। उसके बाद गुरुजी ने मेरे को एक और दर्शन दिए कि वो हमारी गाड़ी में बैठे। तब हमारे पास 800 हुआ करती थी, और उस गाड़ी में वो पिछली जो ड्राइविंग सीट के पिछले वाली सीट है उस पे बैठे हैं, उसमें बैठे हैं। मैं सुबह उठी, मैं गई, गाड़ी गई उस जगह, मैंने जहाँ उनके चरण थे मैंने वंदना करी कि गुरुजी कितनी भाग्यवान की ये गाड़ी की जिसमें आप बैठे हो। क्योंकि सुना यही था ना कि गुरुजी के दर्शन जो है, जो ड्रीम वाले दर्शन, वो भी डिवाइन दर्शन होते। और एक्चुअली में गुरुजी ने उस गाड़ी को इतना ब्लेस किया, क्योंकि हम इतने प्रॉब्लम्स में से थे, कभी हम उसको मेंटेन नहीं करते थे, कुछ नहीं करते थे, टायर्स हमारे रून होते जा रहे थे। लेकिन उसमें इतनी नई संगत गुरुजी के दर्शनों को गई है कि कभी भी हम उसमें 5 लोग भी नहीं, हमारे 6 से ऊपर ही लोग होते थे, 7, और कभी कभी तो 8 भी हुए। कभी कोई छोटा मतलब टीनेजर बच्चा या कुछ ऐसे गोद में बिठा के ऐसे ऐसे। लेकिन मजाल है कि वो आते जाते टायर वो कोई भी पंचर हो जाए, क्योंकि अगर हमें ये था कि कहीं पंचर हुआ तो वो टायर बेचारा पंचर वाला भी अपनी जान को रोएगा कि इसमें है क्या जो हम इसको मैं ठीक करूं। लेकिन कभी भी नहीं, मंदिर आते जाते, चाहे वो वो है पत्थरों वाला पथरीला रास्ता है, वो डगडग हो रही है गाड़ी, लेकिन मजाल है वो पंचर हो जाए। और उसमें बहुत बार ऐसा हुआ, अंकल बोलते थे कि देखो पेट्रोल की सुई हिली नहीं रही है, हिली नहीं रही है। बगैर पेट्रोल की गुरुजी ने उस गाड़ी को चलाई गुरुजी ने कराई। और उसके बाद में वो जो गुरुजी के पास आने से पहले वो गाड़ी एवरेज देती थी हमें 40। और उसके बाद धीरे धीरे मैं पूछती थी, मैं कहा ये आप क्या कैलकुलेट करते हो। कहते हैं यार मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि गाड़ी इतनी ज्यादा एवरेज कैसे दे रही है। वो बढ़ते बढ़ते उसकी एवरेज 23 वहां तक पहुंच गई। हम लोग अमेज थे कि ये बगैर किसी मेंटेनेंस के कैसे हो रही है। तो मतलब गुरुजी की कृपा सिर्फ इंसानों पर ही नहीं होती है, वो जो हम ऑब्जेक्ट्स यूज करते हैं उस पर भी होती है।
ऐसा ही एक सत्संग हमारे वॉशिंग मशीन का भी है, बाकी भी कई ऑब्जेक्ट्स का है। उसमें भी क्या हो गया था, ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन थी, उसने पानी लेना बंद कर दिया। तो वो मेरी थोड़ी हाइट पर रखी हुई वॉशिंग मशीन है, तो और मेरी आई एम शॉर्ट हाइटेड, तो उसके बाद में अंकल उसमें पानी डालते थे कि वो चल रही थी और बस पानी ऊपर से डालना पड़ता था। लेकिन वो कुछ टाइम के बाद में अंकल ने भी गिव अप कर दिया, यार मेरी कमर थक गई है, गुरुजी अब इसको ठीक कर दो, ऐसा बोला। और उसके बाद में मशीन ने पानी लेना स्टार्ट कर दिया। मतलब कैसे कैसे सुनते हैं गुरुजी, छोटी छोटी बातें, दिल की बातें, हमारी जो चीजें हैं उनको भी कितना ब्लेस करते हैं। तो कितना भी हम शुक्राना करें गुरुजी का, वो कम ही है। उसके बाद में मेरा जो मेरी ननद और एक बड़ी ननद के जो हस्बैंड है जया जी, उनको माउथ कैंसर हुआ, और ये एट ए टाइम, ये 2006 नवंबर की बात है। जो सेकंड नंबर वाली सिस्टर लॉ है, उनको हार्ट अटैक हुआ। तो मैंने गुरुजी से दोनों के लिए अरदास करी कि गुरुजी उनके ऊपर कृपा करो, अभी बच्चे छोटे हैं, सेट नहीं हुए, प्लीज कृपा करना गुरुजी। और दोनों ही बिल्कुल ठीक हो गए उनके ऊपर में। और इसका मैं कॉन्टिन्यूटी में जय जी का सत्संग आपको मैं बताती हूँ, क्योंकि तब हमने ये रियलाइज भी नहीं किया था कि गुरुजी ने ही कृपा करी है उनके ऊपर में, वो मेरी अरदास स्वीकार करी है। क्योंकि जब अभी 2015 में उन्हीं जया जी को मैसिव हार्ट अटैक हुआ, उनकी ओपन हार्ट सर्जरी हुई जो शायद सक्सेसफुल नहीं रही, तो बहुत ज्यादा क्रिटिकल सिचुएशन हो गई। मैंने फिर उनके लिए गुरुजी को अरदास की, तो गुरुजी का जवाब आया 10 साल में दे चुके। तब मैंने कैलकुलेट किया कि एक्चुअली में पूरे 10 इयर्स हो गए वो वाली ब्लेसिंग्स के बाद में। अब तो ये हुआ कि उस टाइम भी वो गुरुजी की ब्लेसिंग्स ही थी जिनसे वो बचे थे। तो गुरुजी का तो जितना भी हम शुक्राना करें वो कम ही है। उसके बाद में ये अब आया 2007। 2007 में मेरा बेटा, उसका 12th क्लियर हो गया और वो कॉमर्स लाइन से था, उसने ज्वाइन किया बीकॉम। लेकिन कहता है कि मम्मी मेरे को तो पायलट बनना है। उसका चाइल्डहुड ड्रीम था कि उसको पायलट बनना है। लेकिन हम ये बोलते थे उसको कि बेटा तेरे को कहाँ से लगता है कि हम ये सब कर पाएंगे, क्योंकि इतनी ज्यादा प्रॉब्लम चल रही है। कहता आप थोड़ी करोगे, गुरुजी करवाएंगे। उसको इतना ज्यादा विश्वास था, उसका इतना जबरदस्त सरेंडर था गुरुजी के ऊपर में, कि उसने बोला नहीं मम्मा गुरुजी बनाएंगे मेरे को। और उसके बाद में टेलीपैथिकली मेरे को गुरुजी ने दिखाया एम्पायर स्टेट में बैठे हुए कि उन्होंने मेरे बेटे ऋषभ का हाथ एक अंकल के हाथ में पकड़ाया कि लेफ्ट हार्ट एनु पायलट बना दे। और उसके बाद में मेरे को उन अंकल ने कई 3-4 सालों के बाद कि गुरुजी ने उनको फिजिकली बोला था कि इसको पायलट बनाना है। तो कितनी बड़ी कृपा है गुरुजी की। और उसके बाद में इंडियन स्टैंडर्ड्स, बाहर वाले स्टैंडर्ड्स के हिसाब से तो जरूरी नहीं होती है फिजिक्स, तो लेकिन इंडियन स्टैंडर्ड्स के हिसाब से फिजिक्स कंपलसरी था, मैथ्स एंड फिजिक्स। मैथ्स तो इसका हो चुका था 12th में, लेकिन फिजिक्स नहीं था। तो मैंने बोला कि बेटा तेरी तो फिजिक्स ही नहीं है। तो बोला कोई बात नहीं, तू एलिजिबल ही नहीं है बेटा पायलट बनने के। तो कहता कोई बात नहीं, मैं 11th-12th की फिजिक्स करूंगा। तो और ये नॉर्मल रहा बच्चा, ये स्टडीज में कभी भी इतना ज्यादा वो नहीं रहा। बड़ा बेटा मेरा बहुत अच्छा था, लेकिन ये नॉर्मल इसकी स्टडीज थी। तो इसने 11th-12th की फिजिक्स सिर्फ 2-3 महीने की ट्यूशंस के साथ इसने क्लियर्ड विद फ्लाइंग कलर्स। प्रैक्टिकल भी क्लियर किया। जो बच्चे 11th-12th पढ़ते हैं कई बार उनके इतने अच्छे मार्क्स नहीं आते जितने अच्छे मार्क्स इसने लेके पास किया सिर्फ 2 महीने पढ़ के। तो ये सिर्फ, मैं ये नहीं कहती वो उसकी मेहनत थी, ये गुरुजी की कृपा थी। उसके बाद में उसका उन्होंने बोला कि आप इसको इंडिया में नहीं करा के इसको बाहर भेज दो। और कनाडा बात हुई, वहां पर इसका एडमिशन हुआ, वहां पर इसके लिए इसको भेजा। और सब यही बोलते थे कि जिस तरीके से हमारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही थी कि नहीं नहीं इसका तो वीजा ही नहीं लगेगा, इसका तो ये होगा वो होगा। लेकिन अगर गुरुजी की मर्जी हो तो सब कुछ हो जाता है।
सब कुछ पॉसिबल हो जाता है। इसका लोन बहुत इजीली हो गया, लोन पीरियड गजब का हो गया इसका। इतना लंबा लोन पीरियड नहीं होता, जितना लोन अमाउंट भी हम हैरान रह गए कि इतना कम अमाउंट कैसा आ रहा है इसका रीपे करने का, क्योंकि उस वक्त गुरुजी को पता था कि ये हमारी अभी पोजीशन इतनी ही है रीपे करने की। तो उस वक्त में गुरुजी ने पता नहीं कैसे उनके कंप्यूटर में मिस्टेक हुआ कि हमारा वो लोन रीपे का अमाउंट बहुत कम था। बाद में उन्होंने बोला, तब तक गुरुजी की कृपा बहुत थी, तब हमें कोई दिक्कत ही नहीं थी इसका बाकी अमाउंट पे करने का, और उस वक्त में कोई दिक्कत नहीं आई। और इसके अलावा एक जो और एक गुरुजी की कृपा बहुत ज्यादा हुई उस वक्त में, एक बहुत जब गुड टाइम्स हमारे चल रहे थे तो एक काफी ह्यूज अमाउंट का लोन अंकल ने फ्रेंडली लोन अपने एक फ्रेंड को दिया था। तो उसके बाद में लेकिन उसको काफी प्रॉब्लम्स आ गई। तो मेरे हस्बैंड बहुत ही सॉफ्ट हार्टेड है, तो बोला, कहते आप चिंता मत करो, जब भी आपको होगा तब आप मेरा लौटा देना, आप पहले अपने बाकी लोगों के वापस कर लो, जो कुछ भी आपको टेंशन बाकी लोग दे रहे हैं। इन्होंने अपने फ्रेंड को बोला। तो उसके बाद में वो रिलीव्ड हो गया, और लेकिन उसके बाद वो कहाँ गायब हुआ हमें पता नहीं। 10 साल हो गए उसको, और जब हमारे ऊपर प्रॉब्लम्स आई तो वो अपना दिया हुआ पैसा याद आने लगा हमें बहुत ज्यादा। और तब तक हम गुरुजी के पास नहीं पहुंचे थे। हमने हर जगह हर मंदिर जाके अरदास करनी, और जैसे ही हम गुरुजी के पास पहुंचे और ऋषभ के जाने का वक्त आया तो वो बंदा का फोन आया और बोला, आशु पहचाना मैं कौन बोल रहा हूँ? मैंने कहा, आवाज जानी पहचानी लग रही है लेकिन मैं याद नहीं आ रहा, आपका नाम याद नहीं, मैं पहचान नहीं पा रही, लेकिन जानी पहचानी आवाज लग रही है, मुझे लगता है मैंने आपसे बात करी हुई है। तो तब उन्होंने अपना नाम लिया कि मैं पीयूष बोल रहा हूँ, और मैं वो हूँ जिसके लिए तुमने बड़ी अरदासें करी हैं, मैं तुम्हारा सिर्फ लोन वापस करने आया हूँ। तो मैं कहते मनचंदा जी कहाँ है? मैंने कहा वो तो उदयपुर गए हैं। कहते उनको फोन करके बोल देना भगोड़ा वापस आ गया। इमेजिन ये कौन कर सकता है। उसके बाद वो यहाँ आया, इंडिया आया, दिल्ली आया, और उसके बाद में वो हमारे साथ गुरुजी के पास में भी कई बारी गया। और उसके बाद हमारा लोन वापस करने के बाद वो कहाँ गायब हो गया वेरी नेक्स्ट डे, क्योंकि जब वो हुआ तो मेरे हस्बैंड ने बोला, चलो पीयूष जी अब ये सारा खत्म हो गया, कल आप और हम डिनर इकट्ठा करेंगे, आप आ जाना। नेक्स्ट मॉर्निंग उसको फोन किया, फोन नॉट रीचेबल। उसके घर गए, फोन, उसका घर लॉक्ड। उसके बाद में वो बंदा कहाँ गायब हो गया हमें नहीं मालूम, आज तक हम उसको ट्रेस नहीं कर पाए कहीं पर भी। तो ये ऐसी कृपा है कि गुरुजी कैसे बच्चों का काम कराने के लिए उन्होंने क्या नहीं करवाया। जो लोग हमें ये बोला करते थे कि मंजिंदा भूल जाओ, तेरे कभी बच्चे का वीजा लगेगा, मेरे बैंक में तो 65 लाख रुपया पड़ा है, मेरे बच्चे का वीजा तो यूं लगेगा, चुटकी मारते हुए, तेरे बच्चे का वीजा नहीं लगेगा। लेकिन कृपा गुरुजी की, इनकी कृपा थी, उस बच्चे का वीजा लग गया और उनके बच्चे का वीजा आज तक नहीं लगा। उसके बाद में जब ऋषभ वहां पर पहुंचा तो शुरू में वो उसके साथ, जब वो प्लेन उड़ा रहा था उसके साथ एक और बच्चा बैठा था, वो मेन पायलट था और ये उस टाइम को पायलट था। और उसने कोई बड़ी भारी मिस्टेक कर दी और प्लेन जाके एकदम से डजल डाउन ग्राउंड पर टच हुआ। मतलब इस तरीके से हुआ कि वो पूरे लैंडिंग गियर्स टूट जाने चाहिए थे, लेकिन उस वक्त में सिर्फ ऋषभ के मुंह से यही आवाज निकली, गुरुजी बचा लो। और कुछ नहीं हुआ उन लैंडिंग गियर्स को, और उसके दोबारा से टेक ऑफ करके वो, क्योंकि अगर उस वक्त में वो लैंडिंग गियर्स टूट जाते तो पूरी लाइफ टाइम के लिए इसका भी लाइसेंस कैंसिल और उसका भी। चाहे ये को पायलट था, इसके हाथ में कोई कमांड नहीं था उस वक्त में, लेकिन दोनों के लिए आनी थी। उसके बाद में चलता रहा इसकी ऋषभ का वहां पर पायलट ट्रेनिंग। और लेकिन वहां पर जो वेदर है वो बहुत ही अजीबोगरीब रहता है। कभी लो सीलिंग, मतलब क्लाउड्स बहुत नीचे होते हैं कि बच्चे फ्लाई नहीं कर सकते, कभी कोई प्रॉब्लम कभी कोई प्रॉब्लम। तो और कभी थंडरस्टॉर्म है, कभी बहुत ज्यादा विंडी है, क्योंकि जो इस तरीके के प्लेन होते हैं वो छोटे होते हैं तो नहीं उड़ाए जा सकते। उसकी वजह से इसका जो पीरियड था वो लंबा होता चला गया।
और यहाँ पर जो बैंक ने था कहा कि आप पूरी फीस ले लीजिए, नहीं तो अब हम नहीं दे पाएंगे। उनका एक टाइम पीरियड होता है। तो हमने पूरी फीस, हमने कहा ठीक है, हमने आज भी देनी, कल भी देनी, हमने वो पूरी फीस स्कूल में जमा करवा दी कनाडा के। लेकिन उसके बाद में उस बंदे का कुछ लाइसेंस प्रॉब्लम आ गया और वो स्कूल बंद हो गया। और स्कूल बंद हुआ उसके बाद हम बहुत दिन तक कोशिश करते रहे कि हमारे पैसे वापस मिल जाएं, लेकिन हमारे पैसे वो वापस नहीं मिले। अब जो बच्चा था वो ना इधर का रहा ना उधर का, पायलट ट्रेनिंग भी पूरी नहीं हुई और वहां पर और वो कुछ कर नहीं सकता था, तो उसने दूसरी जॉब स्टार्ट करनी। और उसको ये मालूम था कि अब मेरे पेरेंट्स इतना कर्जा ले चुके, इतना सब कुछ कर चुके, और हैट्स ऑफ टू माय चाइल्ड, उसने इतनी मेहनत करी, पैसे जमा करे और इतना जुनून उसको पायलट बनने का, उसने दोबारा नए सिरे से एक कॉलेज में एडमिशन लिया। अपनी सारी सेविंग्स उसने उसमें फीस के उसमें डाल दी, क्योंकि वो एनआरआई था वहां का, तो इसलिए उसको ज्यादा फीस पे करनी पड़ी। अगर वो वहीं का सिटीजन होता तो शायद कम होती, लेकिन इतनी ज्यादा फीस पे करने के बाद अभी उसका थोड़ा ही टाइम हुआ था कि उसका कनाडा के उससे एक लेटर आता है कि यू हैव टू लीव कनाडा, यू कैन नॉट, ये आप अपना कोर्स पूरा नहीं कर सकते, आप इलीगल है, ये है वो है। और उसने हमको ये बात बिल्कुल मालूम नहीं करने दी, क्योंकि उसको पता था कि अगर ये बात मेरे पेरेंट्स तक पहुंच गई तो मेरे पेरेंट्स तो पागल हो जाएंगे, वो तो बहुत ही ज्यादा टेंशन में आ जाएंगे। उसने हमको ये बात मालूम नहीं होने दी और वो सारा केस खुद फाइट करता रहा। और बहुत बाद में जाके उसने बताया सारा, उसने वो गया, वो वकीलों के पास गया, जो भी जानकार थे, कि अब मैं क्या कर सकता हूँ, कि मेरे को यहीं पर रहना है और मैं इतने सारी अपनी सेविंग्स दे चुका हूँ फीस में और फीस भी वापस नहीं होनी थी। तो उन्होंने बोला नहीं, तुम्हें तो अब कनाडा छोड़ना ही पड़ेगा, कनाडा छोड़ना ही पड़ेगा। तो उसने सिर्फ बोला गुरुजी मेरे पास और कोई भी नहीं, ना मेरे पास पैसा ना कुछ, सिर्फ आप हो गुरुजी जो मेरे को इससे निकाल सकते हो। और गुरुजी ने निकाला। उसके बाद जो एक दीदी इसके बहुत ज्यादा टच में है, बहुत बिल्कुल बहनों माओ जैसा प्यार दिया, उसने भी यही बोला था कि ऋषभ तेरे को जाना पड़ेगा, कनाडा छोड़ना पड़ेगा। और जब देखा कि वही डिसीजन बदल गया और इसको अलाउ कर दिया गया, इसको वर्क परमिट भी मिल गया, तो वही बोला ऋषभ तेरा विश्वास जीत गया, मान गए हम तेरे गुरुजी को कि उनकी वजह से ही ये सब हुआ है, नहीं तो किसी भी कीमत पर ये नहीं हो सकता था। उसके विश्वास उसका अपरंपार है। और उसके बाद उसके ऊपर में एक वो जो गाड़ी था, वो टोरंटो ऑन्टेरियो वहां की जो स्टेट है वहां पर वो चलाता था। उस स्टेट से वो सस्केटून एक दूसरे स्टेट में आया, सस्कैचुअन, वहां पर सब कुछ वो उसका लीगल था। सिर्फ एक, जैसे हमारा यहाँ पर वो जो व्हीकल का कौन सा टेस्ट होता है हमारा, लर्निंग, नहीं एक जो उसका एमिशन टेस्ट होता है, बस उसका वो नहीं क्लियर हुआ था, उसका जो उसमें से गैसेस निकलती है, और बाकी सारा उसका था, सारा कुछ था उसके पास पेपर्स। तो उसकी गाड़ी को रोक लिया। और कनाडा जैसे कंट्री में आप बगैर गाड़ी के सरवाइव नहीं कर सकते, क्योंकि -45 डिग्री, -35 डिग्री ऐसे टेम्परेचर में कोई भी बच्चा पैदल कैसे निकल सकता है, और इतनी दूर दूर रास्ते, और वो सब ट्रांसपोर्ट भी वहां पर उतना अच्छा नहीं होता कि आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज कर पाए। और उसके बाद में जो पुलिस ने गाड़ी वो करी और बोला कि पुलिस स्टेशन में भी उस गाड़ी को रखने के $100 पर डे लगेंगे, उसके ऊपर में पता नहीं कितने हजारों डॉलर्स का चालान कर दिया। वहां पर उस चालान को टिकट करते हैं। तो उसने बोला आई विल फाइट इट। तो बोला कि आर यू गिल्टी और नॉट गिल्टी, उन्होंने बोला नॉट गिल्टी। तो वो बोले कि ओके, तो वो फाइट करते हैं, तो वो कोर्ट में केस जाता है। वहां पर उसने कोर्ट में वो केस लड़ा, और उसके बाद में उसको जो वहां पर एक जज के नीचे एक जो वकील होता है, वो पहले उस केस को सुनता है और वो अपनी एडवाइस देता है। तो उसने बोला कि आप जाके जज के सामने बोल देना गिल्टी।
तो फिर वो आपको छोड़ देगा और ये आप इस तरीके से बात कर लेता। लेकिन ऋषभ ने बोला ओके ठीक है, लेकिन जाने से पहले उसने गुरुजी को अरदास यही करी, गुरुजी ना मेरे पास पैसे है ना कुछ है, मेरे पास सिर्फ आप हो, आप ही मेरे वकील, आप ही मेरे जज, आप ही मेरे सब कुछ। आपको पता है मैंने कोई गलत काम नहीं किया, आप देखो जवाब देता। और आपने ही जो करना है करना। उसके बाद जब वो गया, उसने जो नीचे वकील था उसने उसको कुछ एडवाइस किया। अंदर जाके जज ने पूछा आर यू गिल्टी, उसने बोला नॉट गिल्टी। तो और उसके बाद में जब उसने पेपर्स देखे, कह रहे तुम तो गिल्टी हो ही नहीं, तुम्हारे तो सारे पेपर्स पूरे हैं। वही पेपर्स जो पहले भी थे उसमें उन्होंने उसको गिल्टी बना दिया था। और अब क्या गुरुजी ने उनके पर्दा डाला या क्या किया, बोले बिल्कुल ठीक है, तुम फ्री हो। और उसके ऊपर में एक भी डॉलर का वो चलान नहीं हुआ, उसको कोई भी टिकट नहीं मिली। तो ये कृपा है हमारे गुरुजी की कि किस तरीके से कैसे कैसे अपने बच्चों को उनका ध्यान रखते हैं, कैसे कैसे उनको वो कराते हैं। उसके बाद में ये तो इस बीच में टाइम गुरुजी ने लीला कर ली। और लीला करने के बाद ओल्गा ने मेरे को बोला कि आशु क्या करती रहती है, हमने सत्संग स्टार्ट किया है, तुम आ जाया करो, ऐसे ऐसे सत्संग होता है। और उसके बाद में मैं वहां पर जुड़ती चली गई। बहुत ही अच्छा लगता था वहां पर सत्संग में जाना। और शुरू शुरू में तो सिर्फ हम जाते रहे और उसके बाद में धीरे धीरे संगत इतनी बढ़ती चली गई कि कहाँ पहले ये होता था सब अपनी मर्जी से सत्संग ले लिया करते थे, फिर तो डेट मतलब बुक कराना पड़ता था कि हमें सत्संग करवाना है, हमें डेट दो। तो पहला सत्संग जो मुझे डेट मिली वो था 2009 11 दिसंबर। और मैं और मेरे अंकल इतने एक्साइटेड थे कि गुरुजी आ रहे हैं, गुरुजी आ रहे हैं। एक बार लेकिन मेरे अंकल ने बोला कि तुम सत्संग तब करवाती ना जब ऋषभ का ये कोर्स कंप्लीट हो जाता। तो मैंने कहा नहीं, देखो शर्तों पे मत बुलाओ गुरुजी को आने दो, गुरुजी आ रहे हैं। और उसके बाद में मतलब मुझे गुरुजी नहीं निकलता था, ये निकलता था मेरे और मेरे अंकल के मुंह से कि शिवजी आ रहे हैं घर में। वो 2 महीने हम उनके तैयारियों में पागलों की तरह घर में काम करते रहे कि सारी जगह सफाई होनी चाहिए, शिवजी आ रहे हैं, शिवजी आ रहे हैं, शिवजी आ रहे हैं। तो उसके बाद में ओल्गा ने मुझे यही बोला कि तुम प्लेलिस्ट चला देना और उसके बाद में मैं आके देख लूंगी। तो जब वो आई तो उसने कुछ, और हमने वो प्लेलिस्ट मेरे ख्याल में 10 बार हमने चेक करी होगी। तब 2 आरतियां चला करती थी सत्संग में, एक जय शिव ओमकारा और उसके बाद में चला करती थी जय श्री गुरुदेवा। ये 2 वो करा, पूरा उसको वो कर लिया। और लकीली उन्होंने ऐसा कोई भी शब्द चेंज नहीं किया। और उसके बाद में बोला नहीं बहुत सुंदर प्लेलिस्ट बनी हुई है। और मैंने पहला शब्द भी तब वही चलाया था जो मेरे गुरुजी के पास पहुंचने पर मेरा पहला शब्द था, दैट वाज श्वासा दी माला नाल सिमरा में तेरा नाम। तो उसके बाद में जब ये सब खत्म हुआ तो आरती हुई, पहले जय शिव ओमकारा, उसके बाद में दूसरी आरती फिर से जय शिव ओमकारा। कि मैंने अपने बेटे की तरफ देखा, बड़े बेटे की तरफ, कि ये क्या, तो उसने अपने कंधे ऐसे वो कर दिए कि आई डोंट नो हाउ इट हैपेंड। तो लेकिन मेरे को गुरुजी ने जवाब दिया, तू क्या सीखा ना, शिवजी आ रहे हैं, शिवजी आ रहे हैं, तो गुरु दी आरती किद्दां चलदी। तो गुरुजी हमारे इतने हाईटेक कि कंप्यूटर में भी कुछ भी कर सकते हैं। मतलब गुरुजी सब कुछ कर सकते हैं, तो कंप्यूटर की क्या औकात। लेकिन और उसके बाद में जब चेक किया तो वो पूरी वैसे ही चली, लेकिन सत्संग के वक्त में दोनों शिवजी की आरती 2 बार चली। और उसके बाद में मैंने टेबल पर दिया लगाए हुए थे, एक जो जलती है गुरुजी की, और एक तरफ टेबल के 4 कॉर्नर्स में एक तरफ तो कड़ा प्रसाद था, बाकी 3 कॉर्नर्स में कुछ दिवाली जैसे दिए थे जो हमने लगाए थे। अब जब सत्संग हो गया, बहुत सुंदर, गुरुजी की फ्रेग्रेंस कृपा बहुत ज्यादा थी। और उसके बाद में 2 दिन बाद जब हम दरबार उठाने लगे तो देखा वो दिया चिपका हुआ है।
टेबल के साथ में। तो अब उस मेरा आइवरी वर्क हुआ था टेबल के ऊपर में, और उसके ऊपर में ग्लास लगा हुआ और कपड़ा उसके ऊपर में जो टेबल क्लॉथ था वो 2-3 लेयर्स में बिछा हुआ था। अब ये है कि अगर आप कोई भी चीज चिपक गई है, अगर आप कपड़े को उखाड़ेंगे तो वो निकल जाना चाहिए, लेकिन वो नहीं निकला। उसके बाद में हमारी बेवकूफी, हमें समझ में नहीं आई वो बात कि हमने उस पर खुरपियां, चाकू, हथौड़ी सब लगाई, पर ना तो वो दिया टूटा और ना ही वो निकला किसी भी तरीके से। हम 2 दिन ट्राई करते रहे, मंडे भी आ गया, नहीं निकला। एट लास्ट मेरे हस्बैंड को स्ट्राइक किया कि ये तो गुरुजी की शक्ति है जो स्थापित हुई है, ये तो गुरुजी ने वो किया हुआ है, और हम बेवकूफ और अनाड़ी, हम इसके ऊपर में हथौड़ियां और चाकू और ये सब खुरपियां लगा रहे हैं। तब मेरे अंकल ने बहुत ज्यादा गुरुजी से माफी मांगी, और उसके बाद में वो दिया वहां से ऐसे निकला जैसे कि हम एक नॉर्मल कप, खाली कप जैसे टेबल से उठाते हैं। तो ऐसी ऐसी हमारे गुरुजी की कृपा है। उसके बाद में जो मेरा एक सेकंड सत्संग की मुझे डेट मिली वो थी 8 अप्रैल 2011। उसके बाद में लेकिन फरवरी में मेरे को ओल्गा आंटी का फोन आया, आशु मैं ये तुम्हारी डेट कैंसिल कर रही हूँ, गुरुजी का हुक्म आया है कि तुम्हारे को अपने घर को रेनोवेट करना है, और रेनोवेशन में तुम्हारे पास पैसा आता जाएगा, तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, तुमने अपने घर को सुंदर बनाना है, खुला खुला सा बनाना है। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, और कहती है मैं नेक्स्ट डेट तुम्हारे को 14 अक्टूबर की दे रही हूँ, वो चेंज नहीं होगी। मैंने कहा ओके ठीक है। अब मैं अपने हस्बैंड को बोला, मैं जबकि उनको काफी टाइम से बोलती थी कि ना मुझे ये करवा दो, ये प्रॉब्लम आ रही है घर में, ये प्रॉब्लम आ रही है, तो वो बोलते थे कि नहीं बड़े बेटे को MBA करना है, तो मैं थोड़ा सा पैसा जो भी है मैं उसके लिए संभाल के रख रहा हूँ। मैंने कहा अब ये गुरुजी का हुक्म आया, अब क्या करेंगे? कहते हैं अब तो कुछ नहीं करेंगे, अभी हम गुरुजी का हुक्म मानेंगे। 8 फरवरी को ओल्गा आंटी का फोन आया, और 11 फरवरी को मेरे घर में हथौड़ा लग गया। उसके बाद में गुरुजी की कृपा आप देखिए कि जो भी लेबर, जो भी कॉन्ट्रैक्टर हमारे घर में आता था, वो इतने कम पैसे कोट करता था कि हम हैरान रह जाते थे कि बस इतने, और हम चुपचाप अच्छा ठीक है इतने, हम बगैर कोई बात बोले ओके डन। मतलब इतना सब कुछ करवाया गुरुजी ने, और इतने कम पैसों में करवाया कि हम हैरान रह गए। और उसके बाद अब जो भी इस घर में आता है वो बोलता है कि बहुत ज्यादा पॉजिटिव वाइब्रेशंस आ रही हैं आपके घर, बहुत ज्यादा पॉजिटिव वाइब्रेशंस है। अब हम क्या बताएं उनको कि ये तो गुरुजी की कृपा है, हमारा तो इसमें कुछ भी नहीं, ये तो गुरुजी है जो इस घर में यहाँ पर विद्यमान है, और सब कुछ उन्होंने ही करवाया है, उन्हीं की मेहर है, उन्हीं की रहमत है ये सारा कुछ। और उसके बाद जो मेरा बड़ा बेटा था, अब उसकी मैं सत्संग सुनाती हूँ। उसने बोला कि मम्मा मेरे को तो MBA US से करना है, या उसने बोला मुझे हैदराबाद से या US से। तो मैं वो बोला, मैंने कहा बेटा तुम दोनों बच्चे बहुत ही गजब हो दोनों भाई, कि एक इतना एक्सपेंसिव कोर्स वो करना, और अब तेरे को MBA तो वो है। कहते नहीं अब तो मैंने सोच लिया अब मैं US से ही करना है। तो लेकिन मेरा वो छोटे बेटे का भी मैंने आपको जो पायलट बनने के लिए गया था उसकी आपको इतना बताया, लेकिन वो इतना इनकरेजिंग, उसने बोला मम्मा आप इसको बिल्कुल नहीं रोकोगे। उसने इसके एडमिशन में उसने अप्लाई किया, उसने उसके एडमिशन के इनिशियल डिपॉजिट्स में उसने इसके भर दिए। ये कौन करवाने वाला? गुरुजी। और उसके बाद में मैं नहीं जानती कि कैसे इसकी, और मेरे को बोला बेटे ने कि मम्मा गुरुजी को अरदास करो मेरा वीजा लग जाए। तो मैंने कहा नहीं तुम अपनी अरदास खुद करो, सबका अपना 1-to-1 कनेक्शन है। तो बोले नहीं नहीं आप करो आप करो। तो मैंने जाके गुरुजी के आगे अरदास करी। मैंने कहा गुरुजी अगर इसके लिए अच्छा है US जाना, इसका वहां पर पढ़ना, इसके आगे फ्यूचर के लिए अच्छा है, तब वीजा लगवाना, नहीं तो नहीं। और गुरुजी कंडीशंस अप्लाई, फीस नहीं है मेरे पास, फीस का इंतजाम आपको ही करना होगा। मैंने ये बात गुरुजी को बोली। और उसके बाद में जब ये वीजा के इंटरव्यू के लिए गया
तो वहां पर देखा कि एक विंडो पर 5 में से 4 रिजेक्शन हो रहे थे। तो इसने मन में अरदास करी गुरुजी को, गुरुजी मेरा इस विंडो पे नाम ना आए, क्योंकि ये बहुत खड़ूस है, तो 5 में से 4 को रिजेक्ट कर रहा है। तो तब गुरुजी ने उसको बोला, कमलिया वीजा ओने नहीं मैं लाना है, और उसी विंडो पे उसका आया, नंबर आया और इसका वीजा लग गया और ये वहां पर गया। और उसके बाद में जब वहां पर ये गया तो सबको जैसे हम सुनते थे कि जो भी बाहर जाता है 1 वीक में 20 घंटे की जॉब बच्चों को मिल जाती है और उससे वो अपनी लिविंग निकाल लेते हैं। तो हमारे को भी यही था कि हो जाएगा इसका भी ऐसे, लेकिन पूरा सेमेस्टर बीत गया, इसकी जॉब नहीं लगी। मैं कहा आप कितने इम्तिहान लोगे, ये भी नहीं। तो गुरुजी का भी यही जवाब था कि फीस तो मैं दे रहा हूँ ना, फिर तू क्यों चिंता कर रही है। और ये काफी इंटेलिजेंट मेरा बेटा, तो मेरे को बहुत मन होता था कि मन में हसरत थी कि ना कभी तो ये स्कॉलरशिप मेरे को लाके दिखाता, मेरा मन खुशी से वो हो जाता, भर जाता कि ये मेरे को स्कॉलरशिप कभी तो लाके दिखाता। लेकिन इसकी वो जो मेरे मन की हसरत थी, जो किसी को भी नहीं मालूम, वो इसने मेरी वहां पर गुरुजी ने यूएस में पूरी करी। इसको गुरुजी ने वो जॉब दी असिस्टेंट प्रोफेसर की, इसको स्कॉलरशिप भी मिली और इसको असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब भी मिली। गुरुजी ने कहा मेरा बच्चा छोटी मोटी नौकरी थोड़ी करेगा, मतलब वड्डी करेगा। और उसके बाद में जब जॉब के लिए हो रहा था तो वो भी मुझको बहुत चिंता हो रही थी। पगले हैं हम लोग, कमले हैं हम लोग, जो गुरुजी के होते हैं हम लोग चिंता करते हैं कि इसकी जॉब लग जाए नहीं तो इसको वापस आना पड़ेगा, इसको जॉब लग जाए नहीं तो वापस आना पड़ेगा। तो वहां पर इसने अब किस किस कंपनी में अप्लाई किया ये तो यही जानता है, लेकिन जिस कंपनी में इसको जॉब मिली, वहां पर जिस जॉब के लिए इसने इंटरव्यू किया, उन्होंने वो बोला कि हमें आप इतने अच्छे लगे हो कि हम आपको उससे हायर पोस्ट ऑफर कर रहे हैं। जिस पोस्ट के लिए इसने वो किया था और उसी पोस्ट, उससे हायर पोस्ट इसको दी। और उन्होंने बोला आप कितना सैलरी एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो इसने जो बोला उन्होंने बोला डन। तो ये बोलता कहते मैं इससे शायद ज्यादा भी बोलता तो मुझे ज्यादा भी मिल जाती। मैंने कहा कोई बात नहीं, जो गुरुजी दे रहे बहुत बढ़िया दे रहे, बहुत हैप्पी। उसके बाद में 2014, हाँ एक है कि जब ये जाने वाला था यूएस, वो एक, क्योंकि मेरे बहुत सारे सत्संग मेरे सत्संग के उससे कनेक्टेड है। 31 जुलाई इसके शुक्राने का सत्संग हमने करा कि ये यूएस जा रहा है। उससे पहले 2012 की बात है ये, 31 जुलाई। और उस दिन अगर किसी को याद हो तो नॉर्दर्न ग्रिड फेल हो गई थी और मेट्रो तक बंद हो गई थी, पूरे नॉर्दर्न इंडिया में लाइट नहीं थी। तो और सत्संग अनाउंस हो चुका था और बोल चुके थे, हम सबको मैसेज कर चुके थे। और शाम को 7 बजे का सत्संग था। उस वक्त में मैंने गुरुजी को अरदास करी, गुरुजी तुहाडा सत्संग तुहाडी पूरी शान नाल होना चाहिए, जो करोगे तुसी की करोगे, तुसी पूरे ब्रह्मांड नू संभाल के बैठे हो, ए नॉर्दर्न ग्रिड दी की औकात है। एंड एग्जैक्ट 6:45 बजे लाइट आ गई, एसी भी चले, सब कुछ हुआ। और गुरुजी ने एक मैसेज मुझको पहले दे दिया था ऋषभ के थ्रू कि संगत बहुत ज्यादा आएगी, आपसे नहीं संभलेगी। और एग्जैक्टली उस दिन मेरे घर में, छोटे से घर में, मेरा क्या घर है वो गुरुजी का घर है, इतनी संगत थी जैसे मंदिर में फंक्शंस वाले दिन हो जाता है, उसी तरीके से ऐसा था कि माथा टेकने वालों का लाइन बंद ही नहीं हो रही थी। और पूरे जुलाई का महीना और सारा कुछ, सब लोग बोले कि संगत बहुत ज्यादा हो गई है, मेरे को ना चादरें दे दो और दरी दे दो ऊपर बिछाने के लिए छत पर, टेरेस पे। लेकिन मैं कहाँ से देती, मैं यहाँ पर जब अंदर आई तो देखा हर उसके साथ में, जैसे एम्पायर स्टेट में हम लोग बिल्कुल क्रॉस करके बिल्कुल टाइट टाइट बैठा करते थे, तो बिल्कुल वैसा ही हाल था। हर बंदा बिल्कुल टाइट टाइट एकदम, वो है, अलमारी खुलने की गुंजाइश ही नहीं थी। तो कहाँ से वो निकली और कैसे वो अरेंज हुई मेरे को नहीं मालूम। और ऊपर छत में लोगों को बिठाया गया, 100 से ऊपर बंदा छत के ऊपर में था, और लाइट भी संगत ने कहाँ से अरेंज करी, और पंखा तो चलाया गुरुजी ने, इतनी ठंडी हवा की जरूरत ही नहीं पड़ी वहां पर। और उसके बाद में लेकिन कोई कमी नहीं हुई। मेरे को घबराहट हो रही थी कि ना जब
रिफिल कर रहे थे लंगर को, तो मैं ना सेवादारों के कान में जाके बोलूं, प्लीज सब पहले मैंडेटरी दे दो, उसके बाद आप रिफिल करना। पहले मैंडेटरी जो है कि 2 चपाती, सब्जी, मीठा ये सब दे दो, उसके बाद में वो करना। तब मुझे बोले सेवादार, आंटी चिंता ना करो, गुरुजी बैठे हैं। और हकीकत में संगत जी कहीं पर लंगर की कोई कमी नहीं हुई। और उसके बाद में भी जब मैंने देखा तो पूरे मेरे ड्रम्स के ब्रिम पूरे भरे हुए थे। ब्रिम मतलब जो साइडों साइडों में भरा हुआ था, और जब मैंने उनको खाली करा तो 1.5 किलो के पतीले मेरे भर गए। बहुत सारी संगत साथ भी लेके गई, पूरा खा के भी गई। मुश्किल से 50 चपातियां और बनी हुई थी। तो इतनी कृपा है गुरुजी की कि क्या हम बताएं। एक सत्संग हुआ, मेरे को इंसिडेंटली मेरे दोनों बच्चों का बर्थडे इकट्ठा एक ही दिन का आता है। 2 साल का फर्क है, लेकिन 2 साल 9 मिनट का फर्क है, लेकिन एक ही दिन के हैं वो दोनों, 19 जून के। तो अब दोनों बच्चे मेरे बाहर, तो ये होता है कि माँ कैसे मनाए बच्चों का, उसकी खुशियां अपने बच्चे की, तो सिर्फ सत्संग। तो मैं सत्संग किया, किसी को नहीं बताया मैंने कि हाँ मेरे बच्चों का बर्थडे, सत्संग किया। तो एक रजनी आंटी है जो काफी कनेक्टेड रहती है गुरुजी के साथ में, वो आई। तो वो जबकि लेट आई, 12:30 का सत्संग था, लेट आई। और उसके बाद में जब सत्संग खत्म हो गया तो उसके बाद में उन्होंने मुझे बुलाया, आशु आंटी इधर आइए। मैंने कहा हाँ जी। कहते आज आप ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ बर्थडे है। मैं कहा हाँ जी। कहते दोनों बच्चों का। मैंने कहा हाँ जी। कहते गुरुजी कह रहे हैं बच्चियां दी लख लख बधाइयां। कहते तभी मेरे को डाउट हुआ कि गुरुजी बच्चियां क्यों कह रहे हैं। तो मैं निहाल हो गई, मैं इतनी खुश कि गुरुजी कैसे एक्नॉलेज करते हैं इस बात का कि जिस उसके लिए रखा, तो वो गुरुजी ने वो बधाइयां देके मेरी झोली खुशियों से भर दी। बहुत 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 शुक्राना गुरुजी। उसके बाद में एक सत्संग, मैं कभी भी, हम अपनी एनिवर्सरी वाले दिन सत्संग नहीं कराते, तो पता नहीं क्यों ऐसा हो जाता है। तो 15 अक्टूबर को हमारी एनिवर्सरी आती है, तो एक बारी बच्चों ने बोला कि इस एनिवर्सरी पे मम्मा आप दोनों सत्संग अपना, आप लोग सत्संग कराओ। मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो हमने किसी को नहीं बताया था कि ऐसा है। और लेकिन पता नहीं क्यों जो संगत आई उन्होंने बोला कि आंटी आज कुछ है, आज कुछ है। तो मैंने कहा नहीं कुछ नहीं है। पूछा अंकल का बर्थडे नहीं, मेरा बर्थडे नहीं, सारा कुछ पूछा। एट लास्ट पूछा कि आपकी एनिवर्सरी, तो अब दरबार में बैठे हुए गुरुजी के सामने झूठ नहीं बोल सकते थे। तो मैंने बोला हाँ। तो उन्होंने जो गुरुजी के चरणों में हार वो हुए थे, तो उन्होंने बोला कि सत्संग ओवर होने के बाद में कि आप दोनों एक दूसरे को जयमाला पहनाएंगे। तो मेरी वही सिस्टर इन लॉ जिसका हार्ट सर्जरी हुई थी, हार्ट अटैक का गुरुजी ने ब्लेस किया था, वो भी थी, उनकी फैमिली भी थी, हस्बैंड भी और बेटा भी। वो लोग सुबह से आए हुए थे। और जैसे सत्संग में होता है कि फोन बंद कर देते हैं, तो ऐसे ही उनके बेटे ने भी फोन बंद कर दिया था। और उस दिन फर्स्ट टाइम नहीं, मतलब फर्स्ट टाइम तो नहीं, अंकल ने मुझसे पूछा कि मैं क्या पहनूं आज। तो मैंने कहा शादी का दिन है, तो मैंने कहा अच्छा आज आप पिंक शर्ट पहन लो। लेकिन जब ये पहन कर आए तो ग्रीन। तो उस टाइम सत्संग शुरू होने वाला था, तो मैंने पूछा क्या और पहन के क्या आए। मैं खुद से मैंने व्हाइट एंड पिंक कलर का पहना हुआ था सूट। तो उसके बाद में जब वो उन्होंने जयमाला करवाई, तो वो जो टाइम था वो था 2:51 का, 2:51 का। जब उन्होंने वो संगत ने हमारी जयमाला करवा दी, वो जो हार्ट एक्सचेंज करवाए, तो उस टाइम वो फोटो क्लिक हुई। और उसके बाद में सब हो गया, सब कुछ हो गया। शाम के वक्त में जो मेरी सिस्टर लॉ का बेटा, उसने अपना फोन ऑन किया, तो उसके एलुमनी एक ग्रुप बना हुआ है। उसके फ्रेंड ने, जो उसके स्कूल फ्रेंड, वो कैलकाटा के हैं, मेरी सारे इन लॉज कैलकाटा के रहने वाले हैं। तो वो उसका ग्रुप भी ऑफकोर्स कैलकाटा का। तो वो उसका फ्रेंड वो बॉम्बे रहता है, और उसने वो फोटो जो हमारी जयमाला वाली खींची हुई थी, वो फोटो उसने सुबह 10 बजे हमारे नेफ्यू को भेजी हुई। तो उसने बोला मामा ये आपकी फोटो यहाँ कैसे आई। हमें कैसे मालूम होगा, ये तो तुम्हारे सामने खींची है अभी। तो और उसने अपने फ्रेंड से पूछा कि ये फोटो तुम्हारे पास कैसे आई।
कहते पता नहीं, मैं नहीं जानता इन लोगों को, और ना ये मेरे को मालूम है कि ये फोटो मेरे पास कहां से आई। मेरे को तो ये भी नहीं मालूम कि मैंने ये तुम्हारे को भेजी है। जब मैं इन लोगों को जानता ही नहीं हूं तो मैं कैसे वो करूंगा। तो अब हमारे को जो बात समझ में आई वो ये कि जो हमने पहनना है, जो हमने करना है, वो सारा कुछ वो गुरुजी की प्लानिंग होती है। वो सब कुछ गुरुजी हमारा डिसाइड करते हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा। ऐसा ही कई और सत्संग हैं। एक बार हम लोग गाड़ी गुड़गांव से आ रहे थे, तो गुड़गांव में जो पहाड़ी वाला रास्ता जिसको बोलते हैं, उसी रास्ते पे, और रात के 11:30 बज गए थे, हम अपना दिल्ली वापस आ रहे थे। तो उस पहाड़ी वाले रास्ते पे चढ़ाई चढ़ते हुए गाड़ी बंद हो गई। अब ये बोले कि एक्सीलेटर फ्री हो गया है, वो एक्सीलेटर ही नहीं काम कर रहा है, तो मैं क्या करूं, गाड़ी बंद हो गई। तो मैंने कहा गाड़ी स्विच ऑफ करो, गुरुजी का नाम लो, गुरुजी को याद करो, स्टार्ट करो। बस गुरुजी की कृपा, गुरुजी के नाम में इतनी शक्ति कि वो स्टार्ट करी तो वो स्टार्ट हो गई, और हम लोग निर्विघ्न घर तक पहुंच गए। नहीं तो एकदम से कितनी चिंताएं दिमाग में घूम गई थी कि 11:30 का वक्त है, इस टाइम में कोई मैकेनिक मिलेगा, इतना सुनसान रास्ता है, वहां पर जरा सा भी रात हो जाए तो निकलते हुए डर लगता है। और ये कई साल पहले की बात है, तब की बात है ये। और एक आपको लॉकेट का आपको बताती हूँ। एक बार मेरी नीस, उसके बेबी हुआ था, तो उसकी पार्टी थी, हम लोग गुड़गांव ही गए थे। तो वहां पर मेरे ब्रदर ने मुझे बोला कि आशु ये ऐसे गेस्ट है, बड़े फॉर्मल गेस्ट हैं, तो लेकिन इनके कोई भी कंपनी नहीं है, तो तुम इनको कंपनी कर दो। मैंने कहा ओके। अब हम उनके साथ बैठे हैं, अब वो बातचीत का, वो अनजान हम अनजान उनके लिए, तो बातचीत का कहाँ से, तो हमारा तो वैसे भी घूम फिर के ना, कोई भी हो तो गुरुजी का ही बात गुणगान शुरू हो जाता है हमारे मुंह से, तो वही निकलना शुरू हो जाता है। तो उन्होंने बोला हाँ हाँ मैं जानता हूँ, एम्पायर स्टेट, ये वो वाले, वो तो ऐसा करते थे वैसा करते थे। ही स्टार्ट टॉकिंग समथिंग नॉनसेंस। तो हमसे बर्दाश्त नहीं हुआ, तो मेरे हस्बैंड ने, उन्होंने ना अपने लॉकेट पहना हुआ था, तो वो लॉकेट निकाल के दिखाया, तो कि मैं इन गुरुजी की बात कर रहा हूँ। तो बोले हाँ हाँ मैं इन्हीं गुरुजी की बात कर रहा हूँ। तो हमें उसके बाद में मैंने अपने हस्बैंड को इशारा किया, क्योंकि मुझे ये अच्छा नहीं लगा कि इन्होंने खाते खाते झूठे हाथ से गुरुजी का लॉकेट बाहर निकाला अपने शर्ट में से। तो उसके बाद में जब हम घर पहुंचे तो मैंने देखा इन्होंने आके चेंज किया, तो बोले अरे मेरा लॉकेट। बस मेरे दिमाग घूम गया कि मैंने कहा अरे झूठे हाथ लगा दिए थे, कहीं लॉकेट गिर गया, अगर वहीं गिर गया, वो लॉन में हम बैठे थे, तो वो तो वहां पर तो वेटर्स चल रहे होंगे, हाय मेरे गुरुजी के ऊपर कहीं किसी का पैर ना आ गया हो, कुछ ना आ गया हो। वो रात में ही जाके हमने गाड़ी देखी, गाड़ी में लॉकेट नहीं मिला, सुबह जाके देखा नहीं मिला, कितनी बार देख लिया। जो क्लीनर है गाड़ी क्लीन करने वाला, उसको भी बोला कि देखो ऐसा ऐसा गुरुजी का लॉकेट है, तुम्हें कहीं दिख जाए, वो नहीं हुआ। बड़ी माफिया मांगी, 4 दिन हो गए कि गुरुजी हमसे बहुत बड़ी गलती हुई, आपने तो बोला हुआ है कि अगर कोई नहीं मानता तो कन्विंस करने की कोशिश मत करो, बस एक बार बोलो उसके बाद चुप हो जाओ। तो हमसे बहुत बड़ी गलती हुई और गुरुजी झूठे हाथ लगा दिए, आपको गंदे हाथ लगा दिए, बहुत माफिया मांगी। और उसके बाद में जब हम गए, नीचे गए, गाड़ी खोली, तो ड्राइविंग सीट के बिल्कुल राइट इन द मिडल लॉकेट पड़ा। अब बताओ कैसी लीला हमारे गुरुजी की अपरंपार, क्या नहीं करते, क्या कैसे नहीं करते, वो बता ही नहीं सकते। खैर, जो ऐसा है कि जब हम गुरुजी की शरण में होते हैं तो गुरुजी 90% तो हमारे कर्म माफ कर देते हैं, लेकिन 10% तो हमें भुगतने होते हैं। तो कुछ ना कुछ परेशानियां आनी वाजिब है, आएंगी भी, लेकिन हमें कभी भी ये रास्ता ना तो छोड़ना है, ना ही इससे भटकना है। चाहे वो जितने ऊपर आए नीचे आए, हमें ये रास्ता गुरुजी का चरणों में ही रहना है, छोड़ना नहीं है। 2014 मेरे अंकल के नीज में बहुत पेन हुई, तो बोलने लगे कि मेरे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, मेरे से खड़ा नहीं हुआ जा रहा। तो पेन किलर ले लिया, किसी ने, संगत ने ही उनको पेन किलर दिया कि ये खा लो, ये बहुत अच्छा है। इन्होंने वो पेन किलर खाया और उसके 1-2 दिनों बाद में
बोले कि ऐसे मैंने देखा कि इनकी टांगों में ना कुछ ऐसे रेड रेड रैशेस से स्टार्टेड कि ये क्या है, पता नहीं, समझ में नहीं आया कि ऐसे ऐसे ही लग रहा था जैसे कुछ जख्म हो गया हो, कुछ भी नहीं, छूने में कुछ नहीं, लेकिन वो ब्लड पूरा स्टेन ऐसे। और उसके बाद में वो इनके पेन बढ़ता चला गया। मैं लगा रही हूँ ऑइंटमेंट लगा रही हूँ, तेल मालिश कर रही हूँ, लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा। तो वही अभी जिस भांजे की अभी मैं बात कर रही थी, अब इनके नेफ्यू की, वही आया। तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा बंटी बेटा मामा को डॉक्टर के लेके चलते हैं, तबीयत बहुत खराब हो रही है। और हम रहते हैं 3rd फ्लोर पर। तो और जब हम नीचे बड़ी मुश्किल से उतरे और गाड़ी में बैठे, तो बोलते हैं मेरे को अगर डॉक्टर एडमिट करने के लिए बोले तो मुझे हॉस्पिटल एडमिट करा देना। जब ये बात बोली तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि ये डॉक्टर के पास ही जल्दी नहीं जाते। तो जब ये बोला तो मेरे को समझ में आ गया कि इनको कितनी ज्यादा तकलीफ होगी। उसके बाद में वही रात हमने इनको हॉस्पिटल में एडमिट किया। डॉक्टर जिसके पास हम जा रहे थे वो नहीं मिला, सीधा हम फिर हॉस्पिटल ही गए, वहां पर इन्होंने एडमिट किया। इससे पहले इनके कुछ टेस्ट हमने करवाए थे, जो एक टेलीफोन पर ही मैंने पूछे थे डॉक्टर से, तो उन्होंने बोला था ये टेस्ट करा लो। तो लेकिन उन्होंने वो नहीं माने, उन्होंने और सारे टेस्ट किए। 15 दिन उन्होंने एडमिट रखा, लेकिन जो इनकी प्रॉब्लम थी वो डायग्नोज नहीं वो कर पाए, वो नहीं पकड़ पाए बस। लेकिन उस दौरान गुरुजी ने अपनी वो कृपा रखी कि संगत आती रही, इनको प्रसाद खिलाती रही, और इनकी बॉडी बिल्कुल ऐसे हो गई थी स्टिफ, ना ये हिल पाते थे, ना ये अपना मूव कर सकते थे, उठना बैठना और साइड चेंज करना, करवट लेना, वो भी बहुत बहुत दिक्कत हो गई थी इनके लिए। उसके बाद में 15 दिन के बाद में मैं उस प्रॉब्लम पूछने के लिए, क्योंकि वो बोले कि, और वो जो पैचेस थे वो जो मैं आपको बता रही हूँ, ऐसे ऐसे लग रहा था कि ना ब्लड जो है वो वेन्स में से ऊज आउट होके पूरे पैचेस बन गए थे, पूरी बॉडी पर बनते जा रहे थे। चिंता बहुत होती जा रही थी, घबराहट बहुत होती जा रही थी। तो ना मैं कुछ पूछने के लिए उस डॉक्टर के पीछे गई, और वो गुरुजी ने मुझे सुनवाना था। वो समझ में आ गया कि वो गुरुजी ने वो कुछ वो बोल रहा था, जैसे आजकल के डॉक्टर्स होते हैं कि छिल उतारने वाले, बिल्कुल वो ये कहता कि कितना काटना है इस पेशेंट को, इतना काट दूं, ये कर दूं। मैंने कहा मैं हमारे को छुट्टी कर दो, हमें और नहीं रहना, ये कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, अब हम वो करेंगे। तो उसने बोला अच्छा आप ऐसा करिए कि एक ये टेस्ट और करवा लीजिएगा। 15,000 का टेस्ट उसने वो बोल दिया। तो मैंने कहा डॉक्टर साहब ये तो कोई घर आके तो करेगा नहीं, ये तो हमें लैब जाना पड़ेगा, और आपको मालूम है हम 3rd फ्लोर पर रहते हैं। कहते हाँ लेकिन करवाना तो आपको पड़ेगा। उसके बाद मैंने कहा अच्छा कोई बात नहीं, हम करवा लेंगे, आप हमें छुट्टी दीजिए, हम करवा लेंगे। हम घर आए, वो डॉक्टर हमारे पीछे पड़ गया, आप ये टेस्ट कराओ। और मुझे समझ में आ गया कि इस टेस्ट का कोई रेलिवेंस नहीं है, क्योंकि उसका आजकल गूगल बहुत हेल्प कर देता है, मेरे बच्चों ने बहुत हेल्प किया। उसके बाद में मेरे बच्चे उस वक्त में, बड़ा कनाडा छोटा यूएस, और बड़ा यूएस छोटा कनाडा, सॉरी। तो मेरा छोटा बेटा नहीं आ सकता था, उसका पासपोर्ट रिन्यू होने के लिए गया हुआ था, बनने के लिए एक्सपायर हो गया था, और बड़े उसके फाइनल्स के एग्जाम सिर पर। उसने बोला मम्मा मैं 1 वीक के लिए आ सकता हूँ। तो बड़ी हिम्मत करके मैंने बोला, जबकि मुझे उस वक्त में बहुत जरूरत थी बच्चों की, क्योंकि ना मैं इनको उठा सकती थी ना कुछ। बीइंग अ लेडी मैं इतनी हिम्मत ही नहीं कर सकती थी कि ये बिल्कुल उठ ही नहीं पा रहे, तो मैं कैसे उठाऊं इनको बेड से, टॉयलेट भी कैसे लेके जाऊं। लेकिन उस वक्त में सिर्फ और सिर्फ हेल्प करी संगत ने। ये गुरुजी का परिवार, यही है हमारा असली परिवार। जो गुरुजी बोलते थे कोई रिश्तेदार काम नहीं आएगा, ये जो परिवार मैं तुम्हारे लिए छोड़ के जा रहा हूं ना, यही काम आएगा। और एग्जैक्टली वही हुआ। जो ये गुरुजी का परिवार है, एक ढींगरा फैमिली, उनका बेटा शगुन, उसने मेरे बच्चों से बढ़कर काम किया। मेरे उनको इतना ज्यादा हर टेस्ट में, हर हेल्प में उन्होंने पूरी फैमिली ने वो किया। उसके बाद में और एक मीनू आंटी, मंजू आंटी, उनके हस्बैंड नवीन अंकल, विजय अंकल, वो लेके गए कि आपका डायग्नोज ठीक नहीं हुआ, हम आपको दूसरे डॉक्टर के पास लेके चलते हैं। और उससे पहले मैं अरदास करती रही गुरुजी को, गुरुजी कोई इंडिकेशन दे दो, इलाज सही हो रहा है तो कोई इंडिकेशन दे दो। लेकिन कोई इंडिकेशन गुरुजी की तरफ से नहीं आ रहा था, बस सिर्फ संगत आती थी, प्रसाद खिलाती थी। और उसके बाद में वो आए, वो बोले कि एक डॉक्टर है, आप उसके पास चलो।
बड़ी मुश्किल से दोबारा से 3rd फ्लोर से नीचे उतारा अंकल को और हम लेकर गए फोर्टिस हॉस्पिटल नोएडा। वहां पर जब मैं उतरी तो गुरुजी की खुशबू, मुझे समझ में आ रहा था कि ये कुछ अच्छा होने वाला है, अब सही होने वाला है। और जब हम डॉक्टर के पास गए, वहां पर गुरुजी की खुशबू। उसके बाद में डॉक्टर ने बोला कि जो वो पिछले हॉस्पिटल में हो रहा था, वो उसने बोला कि नहीं नहीं, तब उन्होंने बीमारी का नाम बोला था, कोई परपुरा है। तो बोले नहीं 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 नहीं, इट्स अ स्मॉल वेसल क्यूटेनियस वेस्कुलाइटिस, इट्स अ वेस्कुलाइटिस, इट्स नॉट परपुरा। तो फिर भी उन्होंने कंफर्मेशन के लिए बोला, मैं आपके यहाँ वेट कर रहा हूँ, आप ये जाओ, इस डॉक्टर के पास जाओ, स्किन स्पेशलिस्ट, इसके पास करवा के आओ और वो हो जाएगा। हम उसके पास गए और इमेजिन, वो डॉक्टर इतना स्वीट कि उसने तब तक हमारी वेट करी और बोला, और मेरे जितने भी मेरे पास पैसे थे वो सारे उस 15 दिन के इनके एडमिशन में वो सारे मेरे खत्म हो गए थे। लेकिन मेरा ये संगत ऐसी थी कि उन्होंने बगैर मेरे को मांगे, बगैर मेरे कुछ भी बोले, वो आते थे, मेरे पर्स में पैसे डाल जाते थे। लेकिन वहां पर उस डॉक्टर ने, वो सही में गुरुजी का भेजा हुआ देवदूत था, उसी ने वो बोला, कहते कि ना आप इतने तकलीफ में है कि आपका इलाज यहाँ पर एडमिट करवा के रहना होना चाहिए आपको यहाँ पर, लेकिन आप इतना टॉर्चर पहले ही सह चुके कि हम आपका इलाज घर से ही करेंगे। अब बताओ, ये तो गुरुजी जानते थे ना मेरे पास सारे पैसे अब खत्म हो चले, तो ये गुरुजी ही करवा सकते थे। नहीं तो फोर्टिस में कोई डॉक्टर बगैर एडमिट करे इलाज करा दे, वो भी इतने ज्यादा प्रॉब्लम में कि जहां ना ये उठ सकते थे, ना बैठ सकते थे, ना चल सकते थे। तो बोल रहा है कि घर से इलाज, ये सिर्फ और सिर्फ मेरे गुरुजी की कृपा। और उसके बाद में वो डायग्नोज ठीक हुआ, उसके बाद में ये घर आए। लेकिन एक जो बीमारी इतनी जबरदस्त ट्रिगर कर गई थी, उसका इलाज शुरू होने में और थोड़ा सा भी उसका फर्क पड़ने में टाइम तो लगना था। उसके 2 दिन बाद बेरी अंकल आए, जो बहुत पुरानी संगत है। तो उन्होंने आके देखा कि अंकल की बहुत बुरी कंडीशन है, तो उन्होंने बोला, आंटी आप वेट क्या कर रहे हो, आप चलो अभी इसी टाइम हॉस्पिटल। दोबारा से वो हमें हॉस्पिटल लेके गए और वो जो ढींगरा अंकल, वो कहाँ से आ गए, क्योंकि उनके बेटा शगुन मेरे पास था, उसने अपने पापा को फोन कर दिया। वो अपने सारे काम छोड़कर वो हॉस्पिटल में शगुन, ढींगरा अंकल, बेरी अंकल, मैं और मेरे अंकल राज अंकल, ये हम सारे। और उसके बाद में वहां पर डॉक्टर ने शगुन वो बाहर वेट करता रहा और फिर दोबारा गुरुजी की खुशबू पूरी साथ हमारे साथ में। और वहां पर उसने वो देखा और उसने बहुत हौसला दिया और उसने बोला कि कोई बात नहीं, आप टेंशन नहीं लो, अभी आप पेन से रिलीव हो जाओगे। और बोला अंकल को कि अंकल नहीं, वो बोला कि मिस्टर मनचंदा, मैं आपको 10 में से 10 नंबर दे रहा हूँ, आपको इतनी प्रॉब्लम्स है लेकिन आप फिर भी 4 बता रहे हो। और उसके बाद में मैंने बोला, मैं कहा डॉक्टर साहब ये कुछ खाते नहीं है। कहते बढ़िया बढ़िया खाना बना के खिलाना, जैसे नई नई शादी में बना के खिलाती थी। मैं हैरान कि ये वो डॉक्टर ऐसे बोल रहा था, उसका वे ये था जैसे गुरुजी बोलते थे। समोसा खिला, जलेबी खिला, लेज के चिप्स खिला। मैं शॉक्ड कि इतनी भयंकर बीमारी में वो ये बोल रहे। मैं कहा डॉक्टर साहब आप स्टेरॉइड्स दे रहे हैं, स्टेरॉइड्स में नो सॉल्ट नो शुगर। कह रहे वो सब मैं 15 दिन में संभाल लूंगा। तो ये खिला। और उस वक्त में वो ढींगरा अंकल, हमारा घर 3rd फ्लोर पे मैंने बताया, वो ढींगरा अंकल ग्राउंड फ्लोर पर रहते हैं। वो डॉक्टर उनकी तरफ टर्न हुआ, उनको बोलता है, आप तो ग्राउंड फ्लोर पर रहते हो ना, आज आपको लड़ाई करना पड़े, झगड़ा करना पड़े, कुछ भी करना पड़े, आप ये घर वापस नहीं जाएंगे, आप इनको अपने घर लेके जाना। और मेरे लिए बोला, शी इज वेरी लोनली लेडी। मैंने तो उससे अपनी कोई फैमिली डिस्कस नहीं करी थी, मैंने तो नहीं बोला था कि मेरे बच्चे यहाँ नहीं है, कुछ नहीं। अब बताइए वो डॉक्टर था या सिर्फ गुरुजी? जिस वे में वो बोला था कि वो सब मैं 15 दिन में संभाल लूंगा, जैसे गुरुजी बोलते हैं वो टोन, वो एग्जैक्ट। और मुझे बोला, ये जो आज आपके साथ आए हैं ना, डॉक्टर बोल रहा है, ये जो आज आपके साथ आए हैं ना, और जो परसों आए थे आपके साथ, इन्होंने ही काम आना है।
तो मैंने बोला, मैंने कहा डॉक्टर साहब ये मेरा गुरु फैमिली है। कहते हाँ हाँ, यही फ्रेंड्स आपके, इन्होंने ही काम आना है, रिश्तेदारों ने काम नहीं आना। आप बताइए कौन डॉक्टर ऐसा बोलेगा? वो सिर्फ और सिर्फ गुरुजी थे। और उसके बाद हम बहुत कमले हैं, बहुत चीज को अपने स्टैम्प करना चाहते हैं। मैं उसके बाद जितनी बार फोर्टिस गई, मैं बार बार हर डिपार्टमेंट में जा जाके वो देखती थी, लेकिन वो खुशबू कहीं नहीं आई, कभी नहीं आई। और वो गुरुजी दोनों बार साथ में गए, और उसके बाद में मुझे समझ में आ गया कि वो बहुत ज्यादा जरूरत मेरे घर का, वो कई बार गुरुजी आपको अपनी जगह से चेंज करवा देते हैं। इसीलिए हम 10 दिन ढींगरा अंकल के घर रहे। जो कोई बीमारी में बंदा किसी को भी वेलकम नहीं करता, गेस्ट को आजकल लोग वेलकम नहीं करते, और इतनी बीमारी में वो आंटी ने छुट्टियां ली, इतनी सेवा करी। उस परिवार का तो हम जितना भी शुक्राना करें उतना कम है। बहुत बहुत गुरुजी उनके ऊपर मेहर रखे, उनके ऊपर में हमेशा गुरुजी की कृपा बनी रहे, यही हमारे हमेशा दिल से दुआएं निकलती। और उसके बाद लास्ट गुरुजी की कृपा एक और कि इनका भांजा, एक और बड़ी से सबसे बड़ी सिस्टर लॉ का, मेरी 4 सिस्टर लॉज है, सबसे बड़ी सिस्टर लॉ का बेटा यहाँ पर दिल्ली आया गुरुजी के दर्शन के लिए, लेकिन वो दिल से मानता नहीं था गुरुजी को। तो उसने बोला कि मैं तो मामी तब मानूंगा कि अगर कोई भी चमत्कार मेरे सामने हो। तो मैंने कहा ऐसा है बेटा, अगर गुरुजी को दिखाना होगा, तुझे मनवाना होगा तो दिखा देंगे, नहीं तो कोई चैलेंज नहीं करो। मैं कहा तुम्हें आना है, तुम्हें जुड़ना है, अपनी श्रद्धा से जुड़ो। मैं कहा नहीं, चैलेंज मत करना मेरे गुरुजी को। लेकिन उससे पहले क्या हुआ था कि हमारा अब हमारे पास गाड़ी थी होंडा सिटी, तो होंडा सिटी का एक पावर विंडो का एक स्विच खराब हो गया था। तो उसके बाद में जब हमने पूछा होंडा वालों से, तो उन्होंने बोला 10,000 एक स्विच चेंज करने का, पूरा सेट चेंज होगा तो 10,000। तो हमने कहा चलो, अभी हमने इग्नोर मार दिया कि चलो थोड़े दिन बाद में करा लेंगे। उसके बाद में उसके सामने फोन आता है हमको होंडा के शोरूम से कि जी वो आपका पावर विंडो का स्विच खराब हो गया था ना, हम आपके चारों बदल देंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। मैंने कहा क्या बोला आपने, फ्री ऑफ कॉस्ट? मैंने उसको सुनाया अपने भांजे को, मैंने कहा देख ले गुरुजी की कृपा, देख ले उनका चमत्कार कि एक स्विच का 10,000 वो मांग रहे थे और यहाँ पे वो चारों वो बोल रहे फ्री। तो मैंने उनसे दोबारा से पूछा, मैंने कहा आप कोई चार्ज नहीं लेंगे, सर्विस चार्ज भी नहीं लेंगे, टैक्स भी नहीं लेंगे? कह रहे नहीं। तो हम गए फटाफट, दोबारा चारों स्विच उन्होंने चेंज करे। तो ऐसी कृपा है गुरुजी की, गुरुजी ने अगर किसी को कुछ दिखाना है तो कुछ भी दिखा सकते हैं। और अभी लास्ट ईयर 2019 15 अक्टूबर को फिर से हमारे घर में सत्संग हुआ था, शादी का सत्संग मेरे छोटे बेटे की जो पायलट है। तो उस दिन क्या हुआ था, बेरी अंकल थे, खन्ना अंकल जो चाय सेवा में है संडे की मंदिर में, तो वो सब भी थे यहाँ पर। और वो लंगर प्रसाद जब गरम कर रहे थे तो एक जो दाल प्रसाद थी वो इट वॉज इन 2 कैसरोल्स, एक बहुत बड़ा 10 kg वाला कैसरोल था और एक 5 kg वाला कैसरोल था। लेकिन एक्सीडेंटली वो 10 kg वाली जो दाल प्रसाद का था, मखनी दाल का, वो कैसरोल ऐसे टिल्ट हुआ कि पूरी की पूरी दाल जमीन पर, ये भोग लगने के वक्त हुआ। मुझे नहीं मालूम क्योंकि 7 वाला फ्लैट भी हमने उस टाइम लिया हुआ था, तो ये सब वहां हुआ, मुझे नहीं मालूम। मेरा बेटा जिसकी शादी थी वो भोग लगाने आया, सिर्फ एक वही अब वो वाला कैस्ट्रोल बचा था। तो उसने गुरुजी को भोग लगाते हुए बोला, मन में अरदास की, गुरुजी तुहानू तो पता है सब कुछ की हो गया, हुण मैनू अब 4 बजे से स्टार्ट था वो सत्संग, 4 से 6 था। तो ये बोला कि गुरुजी मुझे ऐसी जगह भेजना जहां से अच्छी साफ सुथरी दाल मिल जाए, हाइजीनिक मिल जाए, क्योंकि उस टाइम पर किसी भी होटल्स में से भी दाल मिलना बहुत मुश्किल होता है 5:30 बजे के करीब। तो उसने ये अरदास की तो गुरुजी ने उसको टेलीपैथिकली जवाब दिया, कोई लोड़ नहीं, ऐसे पूरा हो जाओ। तो वो आया और उसने बैरी अंकल को बताया कि गुरुजी का ये जवाब है। तो उन्होंने बोला बस ठीक है, गुरुजी ने बोला तो पूरी हो जाएगी।
इमेजिन संगत जी, इतनी दाल वो इतने लोगों को पूरी हुई कि लास्ट में रात के 10 बजे भी संगत आई, 25 लोग आए, उन 25 लोगों को भी हलवा प्रसाद वो पूरा हो गया। मैंने उस दिन मेरे को लगा कि वो हलवा प्रसाद सिर्फ मुझे नहीं मिला, तो वो कैसरोल के ब्रिम में जो ऊपर ढक्कन से थोड़ा सा लगा हुआ था, मैंने कहा अरे वाह मुझे मिल गया मिल गया। मैंने कहा थोड़ा थोड़ा आप लो, तो आप लोगों को नहीं मिला जो लास्ट में रात को 10 बजे संगत आई थी। तो उन्होंने बोला नहीं नहीं, हमारे तो प्लेट में कड़ा प्रसाद था। अब बताइए वो कड़ा प्रसाद भी कहाँ से आया, कड़ा प्रसाद तो खत्म था। वो कह रहे नहीं हमारी प्लेट में तो डला हुआ था। और वो दाल प्रसाद भी क्या, कड़ा प्रसाद, यार लास्ट तक जो चीजें सारी संगत को मिली वो सब उनको मिली। ऐसी ऐसी कृपा मेरे गुरुजी की। और 19 नवंबर को छोटे बेटे की शादी थी, और उसके बाद में शादी के बाद जैसा होता है एनवलप खोलते हैं, तो जो सबसे पहला एनवलप हमारे हाथ में आया दैट वाज गोल्डन कलर ब्यूटीफुल एनवलप, उसके ऊपर मोर पंख बना हुआ, और खोला तो नए करारे नोट बिल्कुल, और कोई नाम नहीं, और वेरी वेरी ह्यूज अमाउंट, गुड अमाउंट, वेरी हैंडसम अमाउंट। तो हमें वो समझ में आ गया कि ये मेरे गुरुजी की ब्लेसिंग्स है जो उन्होंने मेरे बच्चे को दिए, हमको दिए। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। थैंक यू गुरुजी, अनंतम शुक्राना आपकी ब्लेसिंग्स का, और मेरे से जो भी भूल चूक हुई हो वो मुझे माफ करना गुरुजी। अगर मेरे से कोई भी गलत शब्द निकल गया हो, कुछ भी हुआ, मुझे क्षमा कर। थैंक यू संगत जी।